देखिए, जो अपना स्कोर कार्ड होता है उसमें 3 रैंक शो होती हैं। हाँ। पहली वाली कंसोलिडेटेड रैंक होती है, ठीक है। जो कि मेरी 26 थी, जो कि बाद में 25 हो गई। 26 थी पहले, तो 25 हो हाँ, गई। दोबारा रिजल्ट आया उसमें, हाँ। जिसमें मेरे नंबर बढ़े, ठीक तो है। एक रैंक में और ऊपर आ गया, 26 से 25 पे आ गया। और जो एक अनरिजल्ट वाली जो रहती है, जिसे अपन बोलते हैं, दूसरी वाली जो उसमें शो होती है, वो मेरी पहले 25 थी, वो 24 हो गई। लेकिन जो मेरी कैटेगरी, एक ओबीसी कैटेगरी में जो कि मैं आता हूँ, तो वो मेरी थर्ड थी एमपी में। ऑल एम तो पी वो, में। हाँ, वो मेरी थर्ड ही रही और जनरल की ही सीट मुझे मिली। तो सर आप पुस्तकों के बारे में बताइएगा कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़े कि सिलेक्शन हो ही जाए। देखिए, पुस्तकों का ऐसा है, मैं बताऊं, जिनसे मैंने स्टडी की है। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारी कमेंट मेरे पास आई थी कि सर आप हिंदी साहित्य के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर के आएँ जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, काफ़ी अच्छी रैंक के साथ में परीक्षा को उत्तीर्ण किया हुआ है। तो आज हमारे साथ हैं देवेंद्र सर। इन्होंने वर्ग एक में, सर कितनी रैंक थी आपकी, मतलब टॉप 10 में ये आए हुए हैं। यदि हम नॉर्मल कैटेगरी से बात करें, 125 के समथिंग सर आपके नंबर थे। 123.43 नंबर इनके हिंदी साहित्य से थे वर्ग एक में। और वर्ग एक और वर्ग दो दोनों के लिए हम सर से पता करेंगे कि किस तरीके से किन पुस्तकों को फॉलो कर रहे हैं कि आपका इस बार एग्ज़ाम निकल ही जाए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, धन्यवाद भैया। तो ये मान लीजिए कि ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनसे जानकारी ले रहा हूँ कि भैया ने कैसी तैयारी करी थी। मेरे मामा जी के बड़े बड़े लड़के हैं श्याम भैया, उनके ये घनिष्ठ मित्र हैं, तो उनके द्वारा ही सर से संपर्क हो पाया है। और भैया मुझे बहुत पहले से भी जानते हैं, लगभग 1-2 साल से, और 1 साल से सर का इंटरव्यू डिले भी हो रहा था। लेकिन अब समय आ गया है कि आप तक उनकी बातें पहुंच पाएँ। तो सबसे पहले हम सर का परिचय लेंगे ताकि आप एक बार परिचित हो जाएं। परिचय में साथ में सर आप शैक्षणिक योग्यताएं भी बताइएगा। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और आपके जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरा परिचय ये है कि नाम मेरा देवेंद्र कुमार किरार है और यहीं पास में ही, जहां पे आप शूटिंग कर रहे हैं, लगभग 500 मीटर की दूरी पे गांव है कोटपार गणेश से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरी शैक्षणिक योग्यता MA B.Ed हूँ मैं, और वर्ग एक में मेरी ज्वाइनिंग हुई है और पास ही स्कूल मिल गया था रैंक अच्छी होने के कारण, और ट्रांसफ़र होकर अब मैं बिल्कुल पास में ही आ गया हूँ यहीं पर। तो सर जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तो आपको कौन सा विद्यालय मिला था? जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे बाढ़ी ब्लॉक का, मतलब जो उत्कृष्ट विद्यालय है, वही मुझे पहली काउंसलिंग, मतलब मेरी जो पहली चॉइस थी, शायद CM राइज। हाँ, वो बाद में CM राइज में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। और पहली मेरी चॉइस थी, वही मुझे मिल गई। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सर को अपना खुद का ज़िला मिल गया, ये बहुत ही अच्छी बात रही है। तो जैसे कि आपने MA किया हुआ है हिंदी साहित्य से और आपका M.Ed है। नहीं, B.Ed है। अच्छा, B.Ed है। तो सर ये बताइए कि जैसे कि शायद आपने 2011 में भी पेपर दिया हुआ था, तो 2011 में जो मैंने पेपर दिया वो था, उस टाइम पे मैं ग्रेजुएट ही हो पाया था और मेरे पास B.Ed की डिग्री नहीं थी। हाँ। तो एग्ज़ाम मैंने दिया और ग्रेजुएट होने के कारण मैं वहाँ पे सिर्फ वर्ग 2 का पेपर दे पाया, और शायद वो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का या किसी भी एग्ज़ाम को देने का पहला अनुभव था। अच्छा। तो उसके कारण से मुझे थोड़ा विलम्ब, मतलब कहना चाहिए कि मैं OMR शीट पे उस समय पे एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन, ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे शायद। तो मेरे 15 क्वेश्चन जो चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं वो मैं टिक भी नहीं कर पाया, गोले काले नहीं कर पाया। तो अच्छा, तैयारी भी ज़्यादा हो नहीं पाई थी। उसका एक रीज़न ये था कि मैं प्राइवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य करता था और मेरा विषय ही अलग था। अंग्रेज़ी का मैंने प्राइवेट में अध्यापन कार्य किया और हिंदी से मैंने पेपर दिया, लेकिन छूटने के बाद भी मेरे 77 पॉइंट कुछ मुझे याद है, ऐसा मेरा स्कोर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि पढ़ने के लिए समय नहीं था लेकिन रुचि थी। हाँ। इसलिए तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप विद्यालय में पढ़ाते थे, तो वहाँ पर आपका विषय इंग्लिश था, तो किस क्लास को पढ़ाते थे आप वहाँ पर? मैंने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में इंग्लिश पढ़ाई है। हाँ। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लगभग मैंने 10 साल तक इंग्लिश ही पढ़ाई। तो सर ये बताइए कि इंग्लिश टू हिंदी, मतलब
आप मतलब इस फील्ड में कैसे आए कि हिंदी के लिए फिर आपने देखिए क्या प्रिपरेशन है की? कि हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा से लगाव हमारा कहना चाहिए कि बचपन से ही जुड़ाव रहता है, हाँ, कहना चाहिए। बिल्कुल। इंग्लिश चुनने का एक मेरा रीज़न ये था, मैं सच आपको बताऊं, कि हिंदी भाषा को क्या है कि जो सम्मान उसे मिलना चाहिए वो वास्तव में हम ही लोग उसे नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, अब इसकी वजह कई हो सकती हैं। मेरा इंग्लिश चुनने का रीज़न ये था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल सबसे ज़्यादा हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में बढ़ते जा रहे हैं, और इंग्लिश के टीचर की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, और इंग्लिश वाले को सैलरी भी अच्छी मिलती है। और प्राइवेट में तो आप जानते ही हैं कि जो मतलब जिसके पास सब्जेक्ट अच्छा होगा उसको पेमेंट अच्छी मिलेगी। इस वजह से मैंने इंग्लिश को चुना, और इंग्लिश का टीचर बनने की मेरी चाहत थी। हाँ, जब मैं पढ़ता था और हमें एक सर पढ़ाते थे, त्रिवेदी सर थे, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनका मुझे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि आगे चल के मैं भी टीचर बनूंगा और इंग्लिश का टीचर बनूंगा। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, तो मैं हिंदी से बना, और हिंदी का शिक्षक बनकर मुझे गर्व है और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। तो शायद मेरे वार्तालाप के तरीके से आपको लग भी रहा हो कि हिंदी मेरे भाषा मतलब व्यवहार में झलकती भी है। तो इंग्लिश मैंने इसलिए चुना क्योंकि सैलरी अच्छी मिलती थी, और प्राइवेट में क्या है कि हमको सैलरी कम मिलती है, लेकिन क्या है इंग्लिश वाले को अन्य सब्जेक्ट वाले से ज़्यादा ही मिलती है। तो मैंने इंग्लिश को चुना, और 10 वर्ष तक मैंने इंग्लिश पढ़ाई। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं मेरे दिल में हिंदी बसी हुई थी, तो मैं हिंदी से जुड़ा रहा, और हिंदी से मेरा जुड़ाव बना रहा। हिंदी को मैं पढ़ता रहा, और ज़्यादा तो समय नहीं दे पाया हिंदी को, लेकिन फिर भी मैगज़ीन्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, और मतलब स्वाध्याय जिसे अपन कहते हैं, सेल्फ स्टडी, ये मेरी चलती रही। और हिंदी में क्या है कि मुझे जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसमें बड़ी रुचि थी। उसका एक रीज़न ये भी था कि मेरे एक कोवर्कर, एक सर हैं जो मेरे साथ पढ़ाते थे, तो वो एक कवि थे, उनको लेखन का भी बड़ा शौक़ था। मैं उनसे जुड़ा तो कुछ मेरा भी ऐसा रुझान उस तरफ हुआ, तो फिर मैंने हिंदी को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास किया। ख़ास तौर से जो व्याकरण में रस, छंद, अलंकार वगैरह जो होते हैं उनको मैंने थोड़ा स्टडी किया। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि व्याकरण पूछी ही जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। अच्छा, तो इस तरह से मतलब हिंदी में मेरा ये मान के चलें कि लेखन भी शौक़ है मुझे थोड़ा बहुत। अच्छा। तो उस वजह से मैंने उस पोर्शन को बहुत अच्छे से study किया। और जैसे कि आप ने फिर हिंदी की तैयारी भी करी हुई होगी, तो आप ये बताइए कि लगभग कितने समय तक आपने तैयारी करी हिंदी साहित्य की कि आपका सिलेक्शन हो गया है? टाइमिंग की बात करें, 1 साल, 2 साल? मैं बिल्कुल सच सच आपको बताता हूँ कि समय तो वास्तव में मैं जितना देना चाहिए उतना वास्तव में मैं नहीं दे पाया। उसका एक रीज़न ये भी था कि 18 में वैकेंसी निकली थी ये, और 2018 के सत्र में मैंने डबल स्कूल अटेंड किए हुए थे, मॉर्निंग में एक और नून में एक। ठीक है। मॉर्निंग वाला स्कूल पढ़ा के जस्ट, तो पढ़ाया करते थे आप? हाँ, प्राइवेट ही पढ़ाता था मैं। ये थोड़ा पकड़ी में। हाँ आप कंटिन्यू करिएगा। जी। तो मॉर्निंग और इवनिंग, हाँ, मतलब 2 से फिर क्या हुआ सर, आप ही बताइएगा। हाँ, कंटिन्यू करिए, मैं चेक कर रहा था कहीं वो वीडियो बंद ना हो जाए। हाँ। ठीक है। तो क्या हुआ कि 18 का जो सेशन था, हाँ। उसमें मैंने 2 स्कूल अटेंड किए प्राइवेट, एक हायर सेकेंडरी था और एक हाई स्कूल था। हायर सेकेंडरी का मॉर्निंग में टाइम था, और जो दोपहर वाला था वो मेरा हाई स्कूल था, जो कि एक गांव में था। लगभग 5 किलोमीटर अपन यहाँ से उसकी दूरी मान के चलें। हाँ। तो यहाँ से छुट्टी होने के बाद आधा घंटा हमने उनसे बात कर ली थी, हम लेट आएंगे थोड़ा। 2 लोग थे हम, एक मेरा मित्र भी था, वो मैथ से था, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वहाँ पर पढ़ाता था दूसरे वाले स्कूल में। इसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता था। तो हम जाते थे, तो दोनों स्कूल अटेंड करने के कारण, अच्छा, वैकेंसी का जहाँ तक मुझे ध्यान है कि लेट आई थी, शायद बीच सत्र में उसका नोटिफिकेशन आया था कि 18 में एग्ज़ाम होगा वर्ग 1 का, और दिसंबर में उसकी डेट आई थी कि 29 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने जो दूसरा वाला स्कूल था वहाँ पे सर से कहा कि सर मैं कुछ समय के लिए विराम चाहता हूँ तैयारी के लिए। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कुछ समय के लिए स्कूल को छोड़ भी दिया, लेकिन पता चला कि सरकार बदल गई, और सूचना आई कि लगभग मतलब एग्ज़ाम को क्या है कि पृथक से इसकी अगली तिथि घोषित की जाएगी, तब तक के लिए स्थगित की जाती है। तो मन में थोड़ा सा लगा भी कि यार इतनी मेहनत की, इतना सपना मतलब के करीब आते आते लेकिन चला गया। तो फिर मैंने दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया। दोबारा स्कूल ज्वाइन करने के बाद 22 जनवरी में नोटिफिकेशन आया कि 2 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, और 2 तारीख में मतलब 1 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। किस मंथ में ये?
जनवरी में 22 जनवरी में ये सूचना आई कि 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से एग्ज़ाम्स चालू हैं और 2 तारीख में हिंदी का पेपर है, 2 शिफ्टों में। तो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था और तैयारी के लिए अब ये मान के चलिए कि 22 से लेके 1 तारीख तक का ही समय हमारे पास था। ऐसा नहीं इस बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते थे, लेकिन ये है कि 12 घंटे की यदि आप ड्यूटी करेंगे 10-12 घंटे की, तो आप कितना समय दे पाएंगे। उसके बाद विवाह भी हो चुका था, एक बच्चा भी था जो कि बहुत छोटा था। हाँ। 2018 में ही मई में उसका जन्म हुआ था, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी, तो ज़्यादा समय तो मैं नहीं दे पाया। लेकिन ये है कि जो भी मैंने पढ़ा और पढ़ता था उसे मैंने समझ के बहुत अच्छे से मतलब उस चीज़ को मैंने अपने माइंड में रखा। क्या सर आप नोट्स वगैरह बनाया करते थे? नोट्स तो मैंने सर कभी नहीं बनाए, सच बात बताऊँ। हाँ, मैंने क्या है अलग अलग बुक्स को पढ़ा और कई बुक्स को मैंने स्टडी किया समझने के लिए। जनरली क्या है, मैंने सच बात बताऊँ, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे, लेकिन वो बात मुझे नज़र नहीं आई जो मैं ढूंढना चाहता था। मतलब गहराई वाली बात, एक गहराई से जो अपन समझना चाहते हैं वो चीज़ मुझे नेट पे भी नहीं मिली, यूट्यूब पे भी नहीं मिली। हाँ, कुछ पुस्तकें मुझे ऐसी मिली जो मैंने गहराई से उनका अध्ययन किया और मुझे बहुत अच्छी लगी। जी सर, आप पुस्तकों का नाम ज़रूर बताइएगा, पुस्तकों का सुनना चाहते हैं। पुस्तकों का ऐसा है, देखिए सबसे यदि पहले आप हम सर वर्ग 2 की बात कर लेते हैं जी कि वर्ग 2 के लिए भैया ने वर्ग 2 का भी पेपर दिया हुआ है। 110 नंबर मेरे आए थे और नॉर्मलेशन होने के बाद 109 पॉइंट कुछ है ना, दशमलव में ही 2-4 पॉइंट कम हुए होंगे। हाँ। बाकी बराबर जैसे थे। और वर्ग 1 में 123, पहले 122-76 थे, 122.76। लेकिन क्या हुआ कि हिंदी के एक टीचर थे दिल्ली के, धर्मेंद्र कुमार पांडे, उन्होंने जो दूसरी शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पे उन्होंने क्लेम किया हुआ था, पिटिशन दायर की थी, तो उसके बाद हिंदी का दोबारा रिजल्ट आया था। तो उसमें मेरा लगभग 0.75 के नंबर और इंक्रीज़ हो गए। पहले मेरी ओपन से 26वीं रैंक थी जो कि 25वीं हो गई और कैटेगरी की रैंक मेरी वही रही, तो मेरे फिर बढ़कर 123.43 नंबर हो गए। आपकी जो रैंक थी वो यदि हम ओबीसी कैटेगरी में बात करें हिंदी साहित्य से तो कितनी थी? देखिए, जो अपना स्कोर कार्ड होता है उसमें 3 रैंक शो होती हैं। पहली वाली कंसोलिडेटेड रैंक होती है जो कि मेरी 26 थी, जो कि बाद में 25 हो गई। 26 थी पहले, तो 25 हो गई। दोबारा रिजल्ट आया उसमें जिसमें मेरे नंबर बढ़े, तो एक रैंक में और ऊपर आ गया, 26 से 25 पे आ गया। और जो एक अनरिजल्ट वाली जो रहती है जिसे अपन बोलते हैं, दूसरी वाली जो उसमें शो होती है, वो मेरी पहले 25 थी, वो 24 हो गई। लेकिन जो मेरी कैटेगरी एक ओबीसी कैटेगरी में जो कि मैं आता हूँ, तो वो मेरी 3rd थी एमपी में, तो वो हाँ वो मेरी 3rd ही रही और जनरल की ही सीट मुझे मिली। अच्छा। अतिथि में मैंने कभी पढ़ाया नहीं क्योंकि लगभग 10 वर्ष में मैं प्राइवेट स्कूलों में ही अध्यापन करता रहा और स्कूल ज़रूर बदले मैंने, लेकिन विषय परिवर्तन नहीं हुआ, पढ़ाई मैंने अंग्रेजी की। और एग्ज़ाम मैंने ये हिंदी से निकाला। उसका एक ये भी था कि मैंने बीएड जो किया, मेरे पढ़ाई में थोड़ा गैप भी रहा, हालांकि बीएड मेरा जो था ग्रेजुएशन जो था मेरा वो हिंदी लिटरेचर प्लस सोशलॉजी था। अच्छा, दोनों से। हाँ, और एमए फिर मैंने इंग्लिश से किया क्योंकि यहाँ पर हिंदी से किया क्योंकि यहाँ पर मेरा हिंदी लिटरेचर था। तो ये मैंने गैप के कारण हुआ। पहले मैं इंग्लिश से एमए भी कर रहा था, लेकिन हमारे यहाँ लोकल में ही बीएड के लिए जो प्रिंसटन कॉलेज है वहाँ पर आ गया था, तो मैंने एमए इंग्लिश से छोड़कर बीएड ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि बिना उसके एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं रहता। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने 11 में भी क्वालिफाई तो हो गया था, भले ही कम नंबर से था, लेकिन बीएड ना होने की वजह से वो अपने हाथ से निकल गया। तो मैंने फिर एमए इंग्लिश से छोड़कर हिंदी बीएड किया। बीएड मेरा 2014 में हो गया था और एमए मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ था और 18 में ही एंड में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया और 19 में फरवरी में एग्ज़ाम हो गया उसका। ठीक है जी। तो अभी हम सर से सिस्टमेटिक, अभी ये सर के बारे में आपने देखा, नंबर वगैरह रैंक वगैरह देखी है, अब हम सर से जानेंगे अब हम जानेंगे कि जो पुस्तकें होती हैं कौन कौन सी पढ़ें ताकि आप ना लगभग सिलेक्शन के पास पहुंच पाएँ। तो सर आप पुस्तकों के बारे में बताइएगा कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें कि सिलेक्शन हो ही जाए। देखिए, पुस्तकों का ऐसा है, मैं बताऊं जिनसे मैंने स्टडी की है। लूसेंट की 2 बुक्स हैं, एक व्याकरण वाली आती है छोटे साइज़ की, हिंदी व्याकरण करके एक छोटी सी पुस्तक आती है लूसेंट पब्लिकेशन की, उससे आप व्याकरण का पोर्शन पढ़ें, बहुत बढ़िया उसमें दिया हुआ है। और लूसेंट का इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें त्रुटियाँ
नहीं मिलती हैं। प्रमाणिक पुस्तक है एक बहुत अच्छी, और बहुत अच्छे राइटर्स के द्वारा लिखी भी गई है। दूसरी लूसेंट की ही एक और आती है वस्तुनिष्ठ वाली, जिसमें अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लोग उसको ख़रीदते हैं। दोनों ही पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। और ये दूसरी वाली पुस्तक कौन सी, लूसेंट की? लूसेंट की ही दोनों पुस्तकें आती हैं, एक व्याकरण के लिए आती है हाँ। और एक में बाकी सभी चीज़ें रहती हैं। मैं आपको उसकी वो भेज दूंगा, आप चाहें तो उनको अपने उस पर दिखा भी दीजिएगा फ़ोटो चाहें हाँ, वहाँ पे तो, या डिस्क्रिप्शन में अपन टेलीग्राम पे फोटो हाँ भेज देंगे तो आप बता दीजिएगा। इसके अलावा मैंने और भी पुस्तकें, जैसे एक वासुदेव शरण की एक पुस्तक है हिंदी व्याकरण करके, उसको भी मैंने स्टडी किया। और एक अपना क्या बोलते हैं ये अरिहंत पब्लिकेशन की ऑरेंज कलर की एक बुक है व्याकरण की, उसको भी मैंने स्टडी किया। और मैं जानता था, ये चीज़ मैं पहले ही समझ गया था कि वर्ग 1 का जो अपना एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि सैलरी सबसे ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। तो मैं जानता था कि आने वाला एग्ज़ाम जो होगा सरल तो होगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कठिन लेवल इसका रखा जाएगा। तो इनको पढ़ने के साथ साथ मैंने जो नेट की बुक्स होती हैं वो मैं लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि टफ़ लेवल कितना होगा। जैसे नेट की परीक्षा होती प्रोफेसर के लिए जो होती है, तो वो पुस्तकें मैंने 2-3 परचेज़ की थी, जिसमें बहुत सारा सिलेबस मुझे इसका मिल गया था। सिलेबस लिखा ही हुआ था नोटिफिकेशन में, जो भी था कि ये यहाँ से पूछा जाएगा। और अपने ये नेट की बुक्स में ज़्यादातर उसमें मुझे बहुत अच्छे से मिला और बहुत डीपली भी मिला। तो मैंने नेट की बुक्स पढ़ी, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी थे और थ्योरिकल भी थी, तो उसका मुझे बहुत लाभ हुआ इसमें। तो हिंदी साहित्य के लिए पुस्तकें कौन सी आपने पढ़ी हुई होंगी? हिंदी की जो नेट के लिए है, मैंने नेट के लिए जो पर्टिकुलर जो सेकंड पेपर जो होता है, जिसमें सारा मतलब जो सिलेबस पूछा जाता है, वो बुक मैं लेकर आया था स्टडी के लिए। उसको मैंने पढ़ा और बाकी जो मैंने पुस्तकें आपको बताई, इन्हीं का मैंने अध्ययन किया। और कुछ पोर्शन तो हालांकि मुझसे छूट भी गया था, क्योंकि समय ऐसा था, मैंने बताया 22 में नोटिफिकेशन आया, तो वो स्कूल तो मैंने छोड़ दिया था 22 में ही, दूसरा वाला जो था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और 26 जनवरी तक जो मेरा पहला स्कूल था वो मैंने अटेंड किया था। 26 जनवरी रिपब्लिक डे तक मैं स्कूल गया, और उसके बाद मैं सर से बोल के आया कि सर अब मैं एग्ज़ाम के बाद ही स्कूल ज्वाइन करूँगा। तो इस बीच में क्या हुआ कि जैसा आपने बताया कि आपके भैया हैं श्याम सुंदर धाकड़, उन्होंने और मैंने साथ में ही तैयारी की, और उन्होंने मेरी बहुत क्या कहूँ कि उनके साथ तैयारी का मुझे लाभ भी मिला कि मेरा सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छे नंबर मेरे आए। तो उसमें एक बहुत कुछ योगदान उनका भी है, क्योंकि वो नेट की तैयारी पहले से ही कर रहे थे। तो कुछ जो टॉपिक थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले थे, जैसे भाषा का एक वो था, भाषा विकास पूछा जाता है बोलियों के बारे में, वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बढ़िया मुझे वो चीज़ समझ में भी आई। क्योंकि समय कम था तो मैं उसमें ज़्यादा डीपली नहीं जा पाया, लेकिन उनका जो अनुभव था वो उन्होंने मेरे साथ साझा किया, तो उसमें मुझे बहुत लाभ हुआ। और बाकी चीज़ें, व्याकरण का पोर्शन मुझे पहले से ही, जैसा कि मैं बताया, मुझे रुचि थी, वो मेरा पहले से ही पढ़ा हुआ था, उसे भी मैंने पढ़ा। और 26 जनवरी से लेकर 1 तारीख तक हमने साथ में तैयारी की, और उसी का ये परिणाम हुआ कि अच्छे खासे नंबर भी आ गए। कुछ पहले से भी था, लेकिन यह है कि ज़्यादा कुछ पहले से नहीं था, जो भी पढ़ा इन्हीं 7-8 दिन में ही पढ़ा, और ऐसा पढ़ा कि निश्चिंत होकर ही। सबसे बड़ी बात मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अंतिम परिणाम मान के चलिए, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप असफल होंगे, लेकिन यदि माइंड में आप टेंशन लेके पढ़ाई करेंगे, जो आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बिल्कुल भी स्थायी नहीं रह पाएगा। मेरा सबसे, मैं थोड़ा बता दूं आपको, जो अनुभव है मेरा, ये ऐसा रहा कि शायद मैंने इतनी जल्दबाजी किसी एग्ज़ाम में नहीं की होगी, और इसके बाद ही मेरा स्कोर अच्छा रहा। हुआ ये कि तैयारी के बाद में जो हमने तैयारी की 6-7 दिन में साथ में तैयारी की, उसके बाद हम साथ में एग्ज़ाम देने भी गए, बस सेंटर हमारे अलग अलग थे और थोड़ी ही दूरी पर थे। तो सबसे पहले जो हमारा, और एक चीज़ और मैं बताऊं, मैंने क्या है कि हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया। 50 नंबर का जो हमारा पोर्शन था उसमें भी मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो मेरा था वो हिंदी पे था। हिंदी पे इसलिए था क्योंकि 110 नंबर की हमारी हिंदी हो गई थी, 10 की सामान्य और 100 का हमारा जो विशिष्ट सेक्शन होता है।
50 नंबर में से 10 नंबर का सामान्य हिंदी हो जाती है, फिर अंग्रेज़ी आ जाती है और बाकी अदर सब्जेक्ट्स आते हैं। शायद 15 नंबर का पेडागॉजी भी था उसमें। पेडागॉजी भी हमने पढ़ी, लेकिन उसको मैंने कम समय दिया। पढ़ा मैंने उसको, 2 बुक्स मैं उसकी लेकर भी आया था, जिसमें से एक अरिहंत की थी पब्लिकेशन का, तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने उनको 2-3 बार पढ़ा और अच्छे से पढ़ा। बाकी मैंने ज़्यादा विशेष ध्यान जो दिया वो हिंदी पे, क्योंकि स्कोर इसी से हमारा हो पाता। तो अनुभव ये है कि एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते ही, एग्ज़ाम हॉल के बाहर बहुत लंबी लाइन थी। अब मैंने थोड़ा, क्या होता है, लाइन लगी रहती है तो अपन एक दूसरे से चर्चा हो ही जाती है। तो मेरे आगे पीछे जो लोग लगे हुए थे उनसे मेरी चर्चा हुई कि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, बहन जी आप कहाँ से आई हैं। तो पता चला कि जो लोग, कुछ उसमें से पटवारी भी थे जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स भी थे, प्राइवेट कॉलेज के, जो कि पीएचडी भी थे, बहुत अच्छा जिनको अनुभव भी था, वो लोग लगे हुए थे। तो थोड़ा सा लगा कि यार एग्ज़ाम वास्तव में हाई लेवल का है, कैसा आएगा, मन में था थोड़ा। लेकिन ये है कि जैसा कि मैंने बताया, मैंने पहले ही सोच लिया था कितना टफ आएगा। तो मैंने नेट की बुक से कुछ तैयारियां की, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और ये जो मैंने बुक्स आपको बताई, लूसेंट पब्लिकेशन की, अरिहंत की, ये बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, इनमें बहुत सारा मैटर मिल जाता है। ये वाली पुस्तकें हम आपको टेलीग्राम पे फोटो के माध्यम से, हाँ, जो मैंने पढ़ी कवर मैं पेज आपको बता जी देंगे। बता देंगे आपको। तो इनमें से मैंने स्टडी किया। तो जैसे ही मैं समय हुआ, मैं बैठा, तो सबसे पहले मैंने जो है हिंदी का ही पोर्शन सॉल्व किया, जो कि 100 नंबर का होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो किया जाता है, वो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है और नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 बार पढ़िए कि वो पूछ क्या रहा है सामने वाला, है या नहीं है। उस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछा, ये नहीं देखते उसने है पूछा है या नहीं पूछा है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर घुमाना इसी चीज़ में होता है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने इसी चीज़ पे विशेष ध्यान दिया कि सामने वाला, मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये चीज़ है या नहीं है। तो ऐसा मैंने, अच्छा, इसके करने के बाद मैंने श्योर होके विकल्पों को पढ़ा, और जो मुझे पता था मैंने उसको एक ही बार में लॉक कर दिया। जो पता था वो भी एक बार में लॉक किया, और जो नहीं पता था, जिसको अपन को लग रहा था कि हाँ इनमें से ये 3 नहीं हो सकते, और ये अपन ने कहीं ना कहीं पढ़ा है लेकिन ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसको मैंने एक ही बार टिक किया, फिर मैंने उसको बदला नहीं। पूरा पेपर टिक होने के बाद मैंने मात्र 2 क्वेश्चन चेंज किए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। और एक क्वेश्चन जो कि मैंने गलत टिक करके आया था, जो कि मैं पढ़ नहीं पाया था, उसकी मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। 2 क्वेश्चन जो कि मैंने बदले, उनमें से एक हिंदी का था और एक गणित का था। और एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ वो भी हिंदी का था, वो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी का जो क्वेश्चन मैंने बदला वो पर्यायवाची से संबंधित था। उसमें प्रश्न ये था कि हिंदी में अनुमान का सही पर्यायवाची क्या है। तो उसमें 3-4 विकल्प दिए थे, जिनमें मैंने पहले टिक किया था परिकल्पना, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये सही नहीं है। और इसका प्राक्कलन, जो कि इसका दूसरा था, वो फिर मैंने लगाया, क्योंकि परिकल्पना का मतलब होता है मन में किसी चीज़ की आप पहले से ही कल्पना कर लें और बाद में उसको साकार रूप प्रदान करें। तो मैंने ये चेंज किया। और दूसरा क्वेश्चन जो कि गणित का आया था, कि जो कि मैंने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, मुझे अच्छी तरह से ध्यान आ गया था, लेकिन मैंने वो जल्दबाजी में उसे टिक कर दिया था कि इसको समय मिलने पर हम, जब मेरे पूरे टिक हो गए तब मैंने लास्ट में ये चेंज किए। वो क्वेश्चन ये था कि एक समूह में कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। कुछ लोग कॉफ़ी पसंद, संघ सर्वनिष्ठ जिसे अपन बोलते हैं, वो क्वेश्चन था गणित से। तो कितने लोग हैं जो ऐसा वो आता है, तो वो मैंने पढ़ा हुआ था 9th क्लास में। अब तो सिलेबस बदल गया है, जब MP बोर्ड का था जब हम पढ़े थे, तो मैंने उसको सॉल्व करके देखा और 10 से 15 मिनट मैंने उसमें बर्बाद किए, लेकिन वो मुझे आ गया, तो मैंने चेंज कर दिया। ये 2 क्वेश्चन मैंने चेंज किए। एक क्वेश्चन आया था हिंदी भाषा से ही, जो मुझे याद है, जो मैंने गलत किया और तुक्का, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था। और ये लूसेंट की जो बड़ी वाली बुक आती है, उसमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़ें स्टार्टिंग में, भाषा के इतिहास के बारे में। वो क्वेश्चन ये था कि हिंदी भाषा में अनुस्वार के बदले, पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था। उसमें 4 विकल्प थे, जो मैं टिक करके आया था वो था महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें मेरा अनुमान ये था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के विकास में, हिंदी को परिनिष्ठित करने में बहुत योगदान दिया है। लगभग 19 वर्ष या 17-18 वर्ष उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी के लिए बहुत कुछ किया। तो मेरे दिमाग में यही आया, जबकि इसका वास्तविक आंसर जो था वो था बाबू श्याम सुंदर दास, जो कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक भी रहे।
ये बात मुझे बाद में जब मैं पेपर देकर आया तब मुझे पता चली। तो एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया, थोड़ा सा मैं देख नहीं पाया था उस चीज़ को। तो ऐसा है कि आप पढ़ें और निश्चिंत होकर पढ़ें। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लगभग 1 घंटे 15 मिनट में मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके सबमिट भी कर दिया। इतनी जल्दबाजी मैंने आज तक कभी पेपर में नहीं की जी। 1 घंटे 15 मिनट यानी सवा घंटे में आधा घंटा मान के चलें, जिसमें मैंने 15 मिनट 10 से 15 मिनट क्वेश्चन को वो बदलने में और एक को सॉल्व करने में लगा है। क्योंकि आपको नहीं करनी है, ये आपको नहीं करना है। क्या है कि देखिए, मैंने जो पढ़ा था वो मुझे अच्छी तरह से वहाँ पे आ रहा था कि हाँ है तो यही है और नहीं है तो फिर इनमें से हो सकता है, ऐसा मैंने किया। तो बहुत सारे क्वेश्चन वही आए जो मैंने स्टडी किया हुआ था, इसलिए मेरा इतना अच्छा स्कोर रहेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे तुक्के ज़्यादा लगे, तुक्के तो मैंने बहुत ही कम मान के चलिए कि, और तुक्के भी ऐसे लगे कि अपन ने पढ़ा है उसको लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा। तो विकल्प हमारे पास 4 होते हैं, अब 4 में से अपन 3 में अंदाज़ा लगाते हैं कि ये 3 तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको याद आ ही जाती है। तो ये आप ऐसी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा जो मैंने की। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं पूरा 100% श्योर था। मैंने बताया ना आपको कि मैंने देख लिया था है और नहीं में मैं कंफ्यूज नहीं हुआ। अब एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, जो अभी TET फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ जो निकला है अपना 2022-23 में ही, हाँ पात्रता वाला। इसमें मैंने दोनों शिफ्ट के पेपर को देखा, मेरे परिचित थे उनके प्रवेश पत्र से मैंने उनको डाउनलोड किया। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो कि जानकारी के अभाव में आपने उनको ठीक से पढ़ा नहीं और उनको गलत कर दिया। मैं 2 क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि शब्दकोश में, मानक हिंदी शब्दकोश में जो हमारा ज्ञा अक्षर होता है वो किस अक्षर के बाद आता है। तो मेरे एक परिचित ने जो पेपर दिया था, जिनके प्रवेश पत्र से मैंने उनका वो डाउनलोड किया, उन्होंने उसमें क्या है त्रा अक्षर के बाद उन्होंने उसमें लगा दिया। तो ये गलत हो गया क्योंकि शब्दकोश में जो व्यवस्था होती है वर्णों की वो अलग होती है और ये वर्णमाला के अनुसार है। त्रा के बाद जो ज्ञा आता है वो वर्णमाला में आता है, शब्दकोश में नहीं आता। शब्दकोश थोड़ा अलग तरीके से चलता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी क्या है ध्यान देने की है। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड, मैं बताऊँ आपको हिंदी का, कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। एक क्वेश्चन ये भी था शिफ्ट का, तो मुझे ध्यान नहीं है, अर्थ की दृष्टि से। अब इसमें जल्दबाजी में क्या है कि सबसे छोटी भाषा क्या होती है, वर्ण, लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है, शब्द होता है, शब्द का अर्थ निकलता है। तो उन्होंने जो हमारे परिचित थे वो वर्ण लगा के आ गए, जो कि गलत हो गया क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। पहले क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो प्रश्न ये था कि अर्थ की दृष्टि से अर्थ निकलता है शब्द का। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि हम जल्दबाजी में हम जानते हैं हाँ ये तो सरल है तो हम टिक कर देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप टिक कीजिए, तो आपको जो नुकसान होने वाला है उससे आप बच जाएंगे। और एग्ज़ाम में क्या है कि एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है। जब रैंक आती है तो दशमलव में हम बहुत ऊपर या नीचे चले जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैं कह रहा हूँ कि आप निश्चिंत होकर, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए और टेंशन फ्री होकर ही आप एग्ज़ाम दीजिए। और पहली बार जो, जैसे मान लें कहीं पे आप, तुक्का तो मैं नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं उसमें आपका अनुभव शामिल रहता है। आप पहली बार जो टिक कर रहे हैं उसको फिर आप बाद में बदलें ना, क्योंकि पहली बार में आप जो टिक कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा सही होता है बजाय बाद में टिक करने के। यदि आप श्योर हैं तो बिल्कुल बदलें, लेकिन यदि आप असमंजस में हैं तो जो कर दिया है उसी को रहने दें, फिर ना बदलें, ऐसा मेरा मानना है। और एक और प्रश्न पूछेंगे जी कि वर्तमान में सैलरी क्या है आपकी वर्ग 1 में? जी, वर्तमान में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब जो प्रान नंबर होता है वो जनरेट नहीं हुआ था। तो बिल के थ्रू हमारी सैलरी जो आई 8 अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। और दिसंबर के महीने में 4 और 9 तारीख में मेरी दोनों सैलरी एक साथ आई, अक्टूबर और नवंबर की, 2 मंथ की। तो उस समय पे क्या है कि जो 10% हमारा NPS कटता है, प्रोफेशनल टैक्स कटता है और GIS कटता है, वो नहीं कटता था। तो उस समय पे जो मेरी पहली सैलरी आई वो 30,795 थी। 2 महीने एक महीने की, एक महीने की 30,000 70% के अकॉर्डिंग। हाँ 70% के अकॉर्डिंग। और उस समय पे शायद 20% ये लगता था। बेसिक पे क्या था आपका? बेसिक पे था जो सैलरी थी वो 36,200 थी। और 36,200 जी, और उसका 70% निकालते हैं तो 25,340। हाँ। और उस पर फिर DA लगता था।
और डीए के साथ फिर एचआर जो कि एरिया के हिसाब से रहता है, तो यहाँ पे 387 हमारा एचआर और 20% डीए और 25,340 का, इन सबको जोड़ के 30,795 पहली सैलरी मेरी आई और 4-5 दिन के अंदर से दोनों महीने की आ गई। उसके बाद में जब एनपीएस कटने लगा तो 27,000 कुछ आने लगी। उसके बाद फिर समय समय पर डीए बढ़ते रहे और वर्तमान में जो सैलरी है, जो कि हमारा 38% डीए अब लग चुका है वर्तमान में, तो वो आ रही है मेरी 35,747 और जब ये 100% कटने के बाद। अच्छा, कटने के बनती है 40,000 समथिंग कुछ बनती है, लेकिन कटने के बाद में एनपीएस कट जाता है, 400 रुपये जीआईएस कट जाता है, 208 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कट जाता है, 10% एनपीएस कट जाता है। उसके बाद में जो इन हैंड सैलरी हमारे अकाउंट में आती है वो 35,747 आती है, अभी आती है। अच्छा जी, तो अभी सैलरी देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ। अब इस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता क्या है कि अब वो जो भी है सरकार की जैसी व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा, उसमें हम कुछ वो तो नहीं हो कर सकते जाएगा। जी। लेकिन समय आने पर, हालांकि मामा जी ने घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अभी उसका कोई शायद नई भर्ती वालों को हो सकता है 1 साल के बाद ही लाभ मिल जाए, लेकिन हमें तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है कि 1 साल तक 70% और दूसरे साल 100%, ऐसा उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन आगे चल के शायद उसका जो भी हो जाए, लेकिन अभी वर्तमान में 1 साल से ज़्यादा मुझे हो गया है तो 80% हो चुकी है। 80% पे 38% डीए लगने के बाद में ये मेरी जो मैंने बताई ये मेरे खाते में आती है। और सर जाते जाते लास्ट में आप कोई सा सुझाव देना चाहें जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो आप जरूर बताइएगा। जी, सुझाव मेरा ऐसा है, देखिए किसी भी चीज़ को देखिए मैं बताऊं, हासिल यदि आपको करना है, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, जो भी आप चाहते हैं, सबसे पहले आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए उसको पाने का कि हाँ ये मुझे चाहिए। और जुनून कैसा होना चाहिए, लगन कैसी होनी चाहिए। एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, उसको फॉलो भी किया और मैंने सामने लिख के रखा था कि मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, जो हम चाहते हैं, जो हमारे मन में है, जो हम पाना चाहते हैं, उसको यदि आप साकार करना चाहते हैं, उसे यदि आप पाना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें आपके पास होना चाहिए, मेहनत, हिम्मत और लगन। और लगन कैसी होनी चाहिए, इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ और बच्चों को समझाता भी हूँ। बच्चे अक्सर प्रश्न करते हैं, सर अब आप बता देते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम क्यों नहीं सीख पाते हैं, आप इतना अच्छा कैसे सीख गए। तो मैंने उनको एक बात बताई, देखिए लगन ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि नदी में बाढ़ आई है और मैं किनारे पर से आपको धक्का दे दूँ उसमें, और आप अपने प्राण बचाने के लिए जितनी मेहनत करोगे, जितने हाथ पैर चलाओगे, जितनी कोशिश करोगे कि किसी तरह से मुझे अपनी जान बचानी है, मुझे अपने प्राण बचाने हैं, इसी तरह की लगन यदि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं ऐसा समझता हूँ। आपको बस वही चीज़ दिखाई देनी चाहिए कि जैसे प्राण बचाने के लिए आप जितनी मेहनत करोगे, वैसी ही मेहनत यदि अपना आप लक्ष्य को पाने के लिए आप करेंगे तो आपको लक्ष्य अवश्य हासिल होगा और आप सफल ज़रूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा अपना अनुभव है। और मैंने बताया कि मैंने जिन परिस्थितियों में तैयारी की, वास्तव में मेरे पास समय की बहुत कमी थी, लेकिन मैंने उन चीज़ों को डीपली स्टडी किया और मैंने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं रखा, क्योंकि मुझे अपने आप पे भी भरोसा था। जो मैं पढ़ता था, ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि मैं जो पढ़ लेता हूँ वो मुझे याद रहता है और लंबे समय तक याद बना भी रहता है। आप पढ़ते रहेंगे और ऐसा होने के लिए अभी तो आपके पास शायद जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी जो अतिरिक्त पढ़ाई होती है, जैसे स्वाध्याय अपन बोलते हैं, अच्छी मैगज़ीन पढ़िए, अखबार पढ़िए, अच्छी कहानियाँ, जिससे आपका क्या है मनोबल बढ़े, आत्मविश्वास आपका यदि अच्छा है तो आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा और समय पर याद भी आएगा। और डर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी तैयारी है तो कोई कहीं से भी पूछ ले, वो आप कर पाओगे। तो सर ने हमें टाइम दिया, उनके उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया कि आपने बुलाया, और आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं कि वो तैयारियां करें। और जैसा कि मैंने बताया, बुक्स में आप पिक्चर्स डाल ही देंगे, और यदि किसी को किसी मतलब जैसे मान लीजिए अधिक कोई समस्या हो तो आप चाहें तो मेरा नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। समय यदि मुझे मिला जैसे, तो मैं यदि कोई कॉल करता है तो जो जो भी उनको परेशानी जैसे आ रही हैं
और जैसे जैसे हो सकता है बहुत सी बातें हमारे इस इंटरव्यू में छूट गई हूँ जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी जिज्ञासाओं का मैं समाधान हाँ, कर या तो पाऊँ। ऐसा भी कर इतनी लेंगे। सहायता मैं अवश्य करूँगा। अभी भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनकी तो समय समय पर मुझे कॉल करते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि यदि मेरी वजह से कोई थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ पाया या किसी को, देखिए वो तो अपनी मेहनत से ही सफल होगा, लेकिन कहीं मेरा भी आंशिक प्रयास रहा उसको सफल बनाने में या थोड़ी हेल्प दे पाया, तो मैं अपने आप को भी धन्य समझूंगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका कोई सा प्रश्न हो आप कमेंट के माध्यम से हाँ, पूछेंगे कमेंट के माध्यम से पूछ तो भैया रिप्लाई भी कर देंगे वहाँ पर। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं कि दोबारा इंटरव्यू ले लेंगे उन प्रश्नों को लेकर के। हाँ, प्रश्नों को लेकर चाहें तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जो पुस्तकें हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या आप टेलीग्राम पर भी इसको आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और जाते जाते यही कहूँगा कि भाई आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ, बहुत ही अच्छे इंटरव्यूज़ यहाँ पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।